कहा बहुत लोग कहते हैं कि अमेरिका ने देखो कितनी फ्री बना दी है अपनी पूरी की पूरी इकोनॉमी। मैं आपको जानकारी दे दूं, अमेरिका में एंटी डंपिंग के जो कानून चलते हैं इस समय, वो दुनिया में सबसे शक्तिशाली माने जाते हैं। अमेरिकन मार्केट में कोई भी कंपनी डंप नहीं कर सकती, और अमेरिकी सरकार ने सबसे मजबूत डिपार्टमेंट इस समय कोई बनाया हुआ है तो एंटी डंपिंग का डिपार्टमेंट है उनके यहां। और एंटी डंपिंग का जो लॉ है अमेरिका में, वो अभी मैंने देखना शुरू किया है कि देखें उन्होंने क्या किया है अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री के प्रोटेक्शन के लिए। तो आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा चक्कर आ जाएगा कि जिस अमेरिका के बारे में आपको गलतफहमी से प्रचार किया जाता है कि वो फ्री इकोनॉमी में विश्वास करने वाला देश है, अमेरिका 100% प्रोटेक्शन की इकोनॉमी में विश्वास करता है। और उसका सबूत है कि उन्होंने अपने देश में एंटी डंपिंग का कानून जो कभी बनाया हुआ था, उन्होंने 40 साल पहले उसको रिन्यू किया है और उसको इतना सख्त बना दिया है कि दुनिया के कोई भी देश का माल अमेरिकन मार्केट में डंप नहीं हो सकता। और अगर आपने डंप करने की कोशिश की तो वो आपको सबक सिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बार हिंदुस्तान के स्कर्ट्स एक्सपोर्ट करने वाले लोगों ने अमेरिकन मार्केट में स्कर्ट्स को डंप करने की कोशिश की, तो अमेरिकी सरकार ने बहुत सख्ती के साथ अपने कानून का इस्तेमाल किया उसका। और उसका नतीजा क्या निकला? दो तरह से उन्होंने इस्तेमाल किया। एक तो पेनल्टी लगा दी जो इंडियन एक्सपोर्टर्स अमेरिकन मार्केट में काम करने वाले थे, दूसरा इंडियन स्कर्ट्स के बॉयकॉट का नारा भी दे दिया बिल क्लिंटन ने। और एक दिन बिल क्लिंटन ने वॉशिंगटन डीसी चौराहे पर इंडियन स्कर्ट्स की होली जला दी और पूरे अमेरिकन लोगों से कहा कि बॉयकॉट अमेरिकन स्कर्ट्स। क्यों? क्योंकि वो डंप कर रहे हैं हमारे मार्केट में। तो इंडियन एक्सपोर्टर्स सीधे हो गए, जो डंप करने की कोशिश कर रहे थे वो बिल्कुल सीधे हो गए। और अब अमेरिकी शर्तों पर यहां से स्कर्ट जा रहा है। और आपको मैं जानकारी दे दूं कि यहां से जितना स्कर्ट जा रहा है अमेरिका में, उसका कोटा फिक्स है। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं। हिंदुस्तान से जितना बेस्ट क्वालिटी का टेक्सटाइल और कपड़ा अमेरिका में जाता है, यूरोप में जाता है, उसका कोटा फिक्स है। और आप उस कोटे से 1% ज्यादा नहीं डंप कर सकते उनके मार्केट में। एक तरफ अमेरिका हमसे ये उम्मीद करता है कि तुम तुम्हारा पूरा बाजार खोल दो, तुम अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट मत करो। दूसरी तरफ अमेरिका अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए कोटा सिस्टम आज भी चलाता है। और हमारे पास सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने लायक है क्या? हमारे पास एक्सपोर्ट करने लायक सबसे ज्यादा अगर है तो या तो टेक्सटाइल है या हमारे पास कुछ प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं। दोनों ही स्थितियों में उन्होंने कोटा फिक्स कर रखा है, आप इससे ज्यादा कर नहीं सकते। और कैसे अमेरिकन इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया है अमेरिकन गवर्नमेंट ने, उसकी समझ देखिए, सूझ देखिए कि भारत से कालीन निर्यात होता है, गलीचा, पता नहीं मराठी में उसको क्या कहते हैं मुझे मालूम, कारपेट। तो कारपेट हमारे देश से बेस्ट क्वालिटी का एक्सपोर्ट होता, अमेरिका में जाता, यूरोप में भी जाता। तो हमारे कारपेट ने जब वहां मार्केट बनाना शुरू किया तो अमेरिकन सरकार ने हल्ला मचाना शुरू किया कि इंडियन कारपेट बनाने में चाइल्ड लेबर लगता, इसलिए इसको बैन करो। तो चाइल्ड लेबर के नाम पर हमारे देश के कारपेट पर उन्होंने कोटा फिक्स कर दिया। और देखिए इनका दो मुहा चरित्र देखिए कि अमेरिका में अगर 14 साल का बच्चा फैक्ट्री में काम करता है और पढ़ाई करता है तो कहते हैं ये सेल्फ सफिशिएंट है, सेल्फ रिलायंट है। और मेरे देश में कोई बच्चा अपने मां बाप के साथ मिलकर कालीन बनाता है अपने घर में बैठ के तो कहते हैं चाइल्ड लेबर है। ये दोहरा स्टैंडर्ड देखिए। और आपको मैं जानकारी दे दूं, ILO की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकन इंडस्ट्रीज में इस समय लगभग 20 मिलियन बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं, जिनकी उम्र 14 साल के आसपास है। कोई प्रश्न नहीं पूछता कि तुम्हारे यहां चाइल्ड लेबर है। वहां वो कहते हैं कि ये तो इकोनॉमिक सेल्फ डिपेंडेंट बच्चे हैं, सेल्फ सफिशिएंट है, सेल्फ रिलायंट है। देखो कितना काम करते हैं, अपने पेट का भी जुगाड़ करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। तो मेरे देश में जब कोई बच्चा करने की कोशिश करता है तो कहते चाइल्ड लेबर है। तो जहां मेरा एक्सपोर्ट ज्यादा हो सकता था अमेरिकन मार्केट में, चूंकि मेरे पास कालीन बहुत अच्छी क्वालिटी का है, वहीं पर उन्होंने मार पीटना शुरू कर दिया। और फिर क्या कहना शुरू कर दिया कि इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड के अनुसार आपके यहां मजदूरी कम दी जाती है। तो आप जरा एक छोटी सी बात समझने की कोशिश करिए। दुनिया में कोई भी इंडस्ट्री जब चलती है तो उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती हैं उनमें एक तो कैपिटल होता है, दूसरा लेबर होता है, तीसरा मैनेजमेंट होता है, चौथा रॉ मटेरियल्स होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, और पांचवा होती है विल पावर माने संकल्प शक्ति। तो किसी देश के पास कैपिटल ज्यादा है, किसी देश के पास नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा है, किसी देश के पास लेबर ज्यादा है, किसी देश के पास अपनी विल पावर ज्यादा, वगैरह वगैरह। तो ये तो पैरामीटर्स है ना किसी भी इंडस्ट्री को चलाने वाले। तो अमेरिका हमसे ये
करता है कि आप अमेरिकन पूंजी के लिए भारत के बाजार को खुला छोड़ दीजिए। तो इसके पलट के मैं कहना चाहता हूं कि अमेरिका के पास चूंकि कैपिटल सरप्लस है तो मेरे पास लेबर सरप्लस है, तो अमेरिका अपना दरवाजा खोले मेरे लेबर्स को जाने के लिए, तभी तो ग्लोबलाइजेशन होगा। अदरवाइज ग्लोबलाइजेशन होने वाला कैसे है? अमेरिका की पूंजी मेरे बाजार में अगर बिना किसी बाधा के आना चाहती है तो अमेरिका के बाजार में मेरे लेबर को बिना किसी बाधा के घुसने का लाइसेंस दे दो, तो मैं मानता हूं कि तुम ग्लोबलाइजेशन की चाहत हो। अदरवाइज ये कैसे संभव हो सकता है कि अमेरिका की पूंजी मेरे मार्केट में घुसती चली जाए और मेरे लेबर्स अगर अमेरिका में जाना शुरू करें तो उन पे इमिग्रेशन की पाबंदियां लगाना शुरू किया जाए? ये कैसे संभव हो सकता है? और मैं इस बात में अपने आप को नीचा नहीं मानता। अमेरिका के पास कैपिटल सरप्लस है, मेरे पास स्किल्ड लेबर का सरप्लस है। जितना ज्यादा स्किल्ड लेबर दुनिया में चाइना के पास है, उसके बाद दूसरा नंबर हमारा है। तो जिसके पास जो चीज सरप्लस है उसी का तो एक्सपोर्ट कर सकता है। तो अमेरिका के पास कैपिटल का सरप्लस है, मेरे पास लेबर का सरप्लस है, दोनों एक्सचेंज करें तब तो हम मानेंगे कि लिबरलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका ने अपने इमिग्रेशन के कानून बदलना शुरू कर दिया है, यूरोप ने भी शुरू कर दिया है। फ्रांस जैसे देशों में तो यह डिमांड शुरू हो गई है कि इंडियंस को बाहर निकालो। फ्रांस में एक बड़ा भारी नेता है जिसका नाम है जियो मारियां लापें। जियो मारियां लापें प्रेसिडेंट का कैंडिडेट है इस बार, और वो कुछ वोटों से हारा। अगर वो जीत गया होता इस बार फ्रांस के इलेक्शन में तो मार मार के इंडियंस को उसने बाहर निकाल दिया होता, जियो मारियां लापें ने। उसकी पूरी पॉलिटिक्स इसी पे चलती है कि फ्रांस को बर्बाद कर दिया एशियन लोगों ने, इंडियंस लोगों ने, क्योंकि सस्ते दाम पर वहां मजदूरी करने को तैयार हो जाते हैं। तो यहां के लोग चूंकि सस्ते दाम पर वहां मजदूरी करने को तैयार हो जाते हैं, इसलिए उनके मार्केट में उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज कम होती चली जाती हैं। तो वो एशियंस के खिलाफ है, इंडियंस के खिलाफ है। वो तो अच्छा हुआ जीत नहीं पाया, नहीं तो फ्रांस में से लाखों इंडियंस को बाहर निकलवा दिया होता। और इसके उल्टा हो गया, न्यूजीलैंड में पिछले 7 वर्षों में 1.5 लाख इंडियंस को बाहर कर दिया गया। कहां ग्लोबलाइजेशन हो रहा है? वो तो अपने डोमेस्टिक प्रोटेक्शन के काम कर रहे हैं। ये हम बेवकूफ हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं। वो अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए बराबर कानून बदलते चले जा रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा। और आपको एक ताजा जानकारी दे दूं, हो सकता है आपको आश्चर्य हो जाए, मुझे भी आश्चर्य हुआ। अभी 15-17 दिन पहले मुझे पता चला अमेरिकन पार्लियामेंट ने अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए अमेरिकन पार्लियामेंट से एक कानून पारित करवा दिया है। उसका नाम है बाय अमेरिकन एक्ट। और मेरे एक दोस्त ने मुझको बताया कि मैंने तो उससे कहा कि बिना देरी किए हुए उस कानून की कॉपी मुझे चाहिए, मैं देखना चाहता हूं कि किया क्या है उन्होंने। और वो कानून की कॉपी मेरे पास आ गई है। और वो कानून पिछले 3 महीने से वहां डिस्कशन में था पार्लियामेंट में, अभी पारित हो गया। तो उस कानून को मैं आजकल पढ़ रहा हूं, तो कितनी चतुराई के साथ अमेरिका ने अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के प्रोटेक्शन की व्यवस्था की है। एक भी इंडस्ट्री अमेरिका ने ऐसी नहीं छोड़ी जो उस कानून की परिधि के बाहर हो। और उस कानून की प्रस्तावना में सबसे पहला वाक्य बहुत स्पष्ट कह दिया है कि चूंकि यह कानून अमेरिकन पार्लियामेंट से पारित हुआ है और अमेरिकन पार्लियामेंट सॉवरेन है, इसलिए कोई भी इंटरनेशनल लॉ इस कानून को बदलवा नहीं सकेगा। बात खत्म हो गई, किस्सा ही खत्म कर दिया उन्होंने। माने कभी हमारे जैसे देश WTO में जाएं, गेट में जाएं, उनकी शिकायत करें और शिकायत के आधार पर अमेरिकन डोमेस्टिक लॉज को बदलवाने की कोशिश करें, तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट लिखवा दिया कि हमारी पार्लियामेंट सॉवरेन है और इस पार्लियामेंट का पारित किया हुआ यह कानून है, इसलिए इसको कोई नहीं बदलवा सकता। और अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने की इतनी सुंदर व्यवस्था उन्होंने की है। तो मैं प्रश्न ये पूछना चाहता हूं कि अगर अमेरिकन पार्लियामेंट में बाय अमेरिकन एक्ट पारित हो सकता है तो इंडियन पार्लियामेंट में बाय इंडियन एक्ट क्यों नहीं पारित हो सकता? और अमेरिकन पार्लियामेंट में जब बाय अमेरिकन एक्ट पारित हुआ है तो हिंदुस्तान में लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के समर्थकों ने चू नहीं मुंह से निकाला, और ना अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने वाले अर्थशास्त्रियों ने चू किया मुंह से। एक तरफ ये बात कहने वाले लोग हैं कि हम फ्री वर्ल्ड चाहते हैं, फ्री मार्केट चाहते हैं, फ्री इकोनॉमी चाहते हैं, दूसरी तरफ अमेरिकन पार्लियामेंट बाय अमेरिकन एक्ट पारित करवा रही है। कोई नहीं बोल रहा है इस पे। और मैं आपको बता दूं कि अगर मेरे देश में बाय इंडियन एक्ट पारित हुआ तो मेरे ही देश में ऐसे लोग हैं जो इसको गालियां देना शुरू कर देंगे कि आप इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका में एक भी सेनेटर नहीं है जिसने इसके खिलाफ कुछ किया हो। और आप ये जान लीजिए, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स दोनों की सहमति से यह कानून पारित हुआ अमेरिकन पार्लियामेंट में। किसी भी अपोजिशन के एमपीज ने वहां विरोध नहीं किया इस कानून का, सबने एक सहमति से उसको पारित कराया, क्योंकि अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट है इस कानून में जो प्रिजर्व होते हैं। तो हम हमारे इंडियन इंटरेस्ट को प्रिजर्व नहीं कर सकते क्या? अगर हम करना शुरू करेंगे तो लोग कहेंगे आप 18वीं शताब्दी में ले जाना चाहते हैं इस देश को। ऐसे लोगों की कमी नहीं है इस देश में।